ना स्टूडेंट, इस केस में देखने वाले हम लोग कि हमारे पास एक डायपोल है, या हम लोग एक डायपोल बना लेते हैं। तो हमारा जो डायपोल है स्टूडेंट, वो ये देखिए, ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों के बीच में जो है ये है इसका डायपोल लेंथ, और ये डायपोल लेंथ हमें पता है कि कितना है, 2L के बराबर है। और यहाँ इसका सेंटर है, ये सेंटर को हम लोग नाम दे रहे हैं O। अब पॉइंट ना ही एक्सियल पॉइंट पे है, ना ही एक्सियल लाइन पे है, और ना ही आपका बाइसेक्टर लाइन पे है। अब हमारा पॉइंट यहाँ कहीं और है, इसको हम लोग मान लेते हैं इस जगह हमारा पॉइंट है, जो कि जिसकी फील्ड हमें निकालनी है। तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं इस तरीके से, और ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस दे रखा है r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द, यहाँ देखिए r डिस्टेंस, ये r डिस्टेंस माना जा रहा है। अब यहाँ से अगर देखा जाए, इस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालने के लिए बोल रहा है, इस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब कैसे करेंगे? अब मान लो कि ये एंगल जो है इसका थीटा है, मतलब हम यही कहेंगे कि आपका जो डायपोल मोमेंट का जो वेक्टर है उससे इस एंगल में ये पोजीशन वेक्टर है। अब सवाल ये है स्टूडेंट कि इसको कैसे निकालेंगे, बिकॉज यहाँ ना ये एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है और ना ही ये इक्वेटर पे पॉइंट आ रहा है आपका, इस तरीके से ये इक्वेटर है इसका बाइसेक्टर लाइन, तो ना ही ये पॉइंट यहाँ पे है ना ही ये पॉइंट वहाँ है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, हम कैसे निकालेंगे फील्ड? तो एक जनरल इक्वेशन डिराइव करते हैं इस पर्टिकुलर केस में, जो सारे के सारे केसेस को फुलफिल करेगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो ये डायपोल मोमेंट है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसके दो कंपोनेंट्स गिरा देते हैं। अब एक कंपोनेंट देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर दिख रहा है आपको, इस पोजीशन वेक्टर को एक लाइन में ऐसी ड्रॉ कर रहा हूँ जो उसको परपेंडिकुलर है, और दूसरी लाइन हम उसको पैरेलल ड्रॉ करेंगे। देखिए जरा कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने ये जो लाइन है इसको इस तरीके से बनाया, जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट। तो एक लाइन हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ ये देखिए ये बिल्कुल इसको परपेंडिकुलर है, और दूसरी लाइन जो है, मतलब ये जो P की जो वैल्यू है, यहाँ जो P हमने बनाया हुआ है पोजीशन डायपोल मोमेंट जो है, इसका जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक हम लोग इसी की लाइन में बनाएंगे इसको, ये देखिए हम यहाँ बना भी रहे हैं इसको इस तरीके से। तो एक जो इसका कंपोनेंट आने वाला है, देखो ये इसका कंपोनेंट, ये एक्चुअली ये एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज ये इसका ये है P आपका, इसका एक कंपोनेंट इधर आने वाला है। इस कंपोनेंट को हम लोग कहेंगे P cos थीटा। ये देखो ये एक कंपोनेंट आएगा इसका, जिसे हम लोग कहेंगे P cos ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट इसको परपेंडिकुलर होगा, जिसे हम लोग लिखेंगे, जो परपेंडिकुलर मतलब P cos थीटा को परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा ये P sin थीटा। अब अगर हमारी डायग्राम, अब इसको बोल जाइए, अब हमारी डायग्राम के हिसाब से चले तो P cos थीटा बिल्कुल पॉइंट के अलॉन्ग ही आ रहा है, मतलब ये उसी लाइन पे आ रहा है जिस लाइन पे पॉइंट है। क्या मैं कह सकता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच हम ये कह सकते हैं कि इस केस में ये वाला जो P cos थीटा के लिए ये पॉइंट उसके एक्सिस पे होगा। अगर ये पॉइंट उसके एक्सिस पे होगा तो P cos थीटा के कारण इस पे जो फील्ड लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, इसे E1 बोल देते हैं। अच्छा, अगर P sin थीटा की अगर बात की जाए तो इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट बिल्कुल इक्वेटोरियल पॉइंट है। इक्वेटोरियल पॉइंट की अगर बात करें तो इसके कारण यहाँ पे जो फील्ड आपको समझ में आएगी, दैट फील्ड इज E2, दैट फील्ड इज E2। अब इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा स्टूडेंट, वो इस किसी डायरेक्शन में इन दोनों के रिजल्टेंट का, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। ये है इस केस में जो नेट फील्ड लग रही होगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ओके, अब ये कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो आइए जरा इसको भी समझ लेते हैं। क्लियर? तो हैव अ लुक एट इट। क्या मैं बोल सकता हूँ
इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में कैन वी से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है वो किसके लिए है? इट इज द फील्ड at a point on the axis axial point, या फिर आप इसे लिख सकते हैं at a point on the axis तो ये एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है पी कॉस थीटा, जो हमने इस डायपोल के दो कंपोनेंट्स लिए, डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट्स लिए, एक हमारा था पी कॉस थीटा और दूसरा था पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा बिल्कुल इसी पॉइंट के लाइन में लाई कर रहा है, तो मतलब उसके कारण जो फील्ड यहाँ नेट फील्ड समझ में आती है, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जो फील्ड आती है वो हमें पता है E1 माना हुआ है हमने, इट इज़ द फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। और E2 जो है उसे के लिखेंगे हम लोग, इट इज़ द फील्ड at a point on the इक्वेटोरियल लाइन। तो ये है भाई E2 जो हमने यहाँ देखने को मिल रहा है, और हमें पता है कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड बनती है वो डायपोल मोमेंट को के अपोजिट एक्ट करती है। देखिए इस केस में जो डायपोल मोमेंट है आपका पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा के अपोजिट इस डायरेक्शन में E2 एक्ट कर रही है। तो हमें पता है कि एक्सिस पे क्या होता है, E1 का मतलब हमने लिखा हुआ है एट एक्सिस, जो कि हो जाता है k टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ k, p की जगह आएगा p कॉस ऑफ थीटा, और नीचे आएगा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का क्यूब आता है, आप सभी को पता है। तो इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब दूसरा जो है E2 जो है एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा p क्या है यहाँ पे p साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा p साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा आपका डिवाइड बाय r क्यूब। तो ये आ गए आपके दोनों के दोनों। नाउ सी इन द डायग्राम यू विल कम टू नो दैट E1 और E2 जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे वेक्टर रूल लगा देते हैं, तो नेट फील्ड एट P हो जाएगा, सिंस E1 एंड E2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो इस केस में जो थीटा होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में जो नेट फील्ड आएगी इन दोनों के कारण, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हुए इनकी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या हो जाएगा, E1 क्या है, तो E1 इज 2k p cos थीटा बाय r क्यूब, तो इसका स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ ऐसे लिख देते हैं इसको, ये हो गया E1। और E2 की अगर बात करें स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा k p साइन थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब, इसका स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हुए हमें समझ में आता है कि यहाँ पे 2k का स्क्वायर, p का स्क्वायर और r का क्यूब, इन सब वैल्यूज़ का स्क्वायर है। यहाँ पे भी वो वैल्यूज़ दिख रही है, तो इसको कॉमन निकालते हैं और कॉमन निकाल के बाहर कर देते हैं, बिकॉज ये सब स्क्वायर टर्म्स आएगी। तो बाहर आने के बाद k आ जाएगा यहाँ पे, p आ जाएगा यहाँ पे, और r क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। तो अंदर बचेगा क्या, तो अंदर अगर आप देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये रिलेशन यहाँ आपके सामने है। अब आगे बढ़ते हुए क्या मैं
4 cos स्क्वायर थीटा को इस तरीके से लिख सकता हूँ KP/r³, और इस 4 cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए भाई 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बट ऐसे लिखने के पीछे की वजह ये है स्टूडेंट कि यहाँ पे ये वाला एक स्टैंडर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ये हो जाएगा 1। तो आपका जो नेट फील्ड यहाँ आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा KP/r³, और इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट यही है हमारा नेट फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये किसी भी पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है। अब अगर मान लो कि अगर ये वाला फॉर्मूला ये हर केस के लिए एप्लीकेबल है, अगर मान लिया जाए एट इक्वेटर, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर बात की जाए तो हमें समझ में आता है। आइए जरा बात करते हैं। अगर आप इक्वेटर पे आते हो, इसके एक्चुअल जो पोजीशन थी ये, और इक्वेटर पे अगर आप आते हो मतलब ये वाले पॉइंट को यहाँ कर दिया आपने, तो क्या मैं बोलूँ थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। देख लो भाई इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा 90 हो जाएगा। अगर थीटा 90 हो जाता है स्टूडेंट, थीटा हो जाता है 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री हो जाता है तो आप ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो देखें क्या मिलता है। क्या आपको एक्चुअल वैल्यू मिलती है KP/r³, और अंदर आप लिख सकते हो 1 + 3 × cos ऑफ 90। भाई ये तो cos ऑफ 90 0 हो गया, √1 विल बी सेम, तो ये हो जाएगा इस केस में। सॉरी ये दिस इज एक्सिस, इट इज़ नॉट एक्सिस, इट इज़ इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं इक्वेटोरियल। ये देखिए भाई EQ, यहाँ पे भी EQ की बात की जाए ये हो जाएगा आपका KP/r³। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ये है आपका इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला गया है, दिस इज। और ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है जो हमने निकाली थी इक्वेटोरियल लाइन पे। तो यहाँ पे फील्ड आपको इक्वेटोरियल लाइन पे मिलती है, मतलब ये फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमने ये फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला ये बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी फॉर्मूले से हर फॉर्मूला डिराइव होता है, हम हर पॉइंट पे फील्ड निकाल सकते हैं। लाइकवाइज अगर बात करें एट द एक्सिस, अगर एक्सिस की बात करें तो आप आइए फिर डायग्राम की तरफ जाते हैं हम लोग और देखते हैं कि अगर मैंने इस पॉइंट को एक्सिस की तरफ लेके आया, देखिए इस पॉइंट को इस एक्सिस की तरफ लेके आया यहाँ पे, तो क्या मैं बोलूँ ये एंगल हो जाएगा 0। थीटा की वैल्यू अगर मैंने 0 सब्स्टिट्यूट कर दी, आइए जरा देखते हैं, तो थीटा हो जाएगा इस केस में 0। तो उस केस में ई एक्सिस आपके सामने आएगा, इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए KP/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर 0। cos ऑफ 0 की अगर बात की जाए, cos ऑफ 0 होता है 1 × 3 विल बी 3, और 3 + 1 हो जाता है आपका 4, और यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 1 + 3 दैट comes to be KP/r³ √4, that will give you 2 KP/r³। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपको समझेगा कि हमने यही फील्ड निकाली थी एक्सिस पे, डायपोल की एक्सिस पे हमें इतनी फील्ड मिलती थी 2 KP/r³। तो इतनी फील्ड हमें एक्सियल पॉइंट पे मिल रही है स्टूडेंट, यही है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। तो ये वाला जो फॉर्मूला है जो हमने यहाँ निकाला हुआ है, ये एक जनरल फॉर्मूला है, किसी भी पॉइंट पे आप डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, इट कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट द फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। At the same time, this formula can be used to evaluate the field at the axial point. So I hope it is understood. Let's take one more case.